हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपीवी कांस्टेबल का ये जो है प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा मिक्स कोडिंग का, और उसमें भी ये है डाटा सफिशिएंसी का, कि यहाँ पर हमें बताना है कि गुड किसका अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर मिक्स कोडिंग में क्या होता है, देखिए हमें वहां पर जैसे कुछ एक ही जो है सेंटेंस दिया जाता है, उसमें जो है दो तीन आपके पैरा जो है सेंटेंस टाइप के दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो अलग अलग दिए गए हैं, पहला और दूसरा। अब हमें ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है गुड की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले अगर पहले वाले हम पॉइंट में देखें तो देखिए यहाँ पर लिखा है आई एम गुड, और इसका कोड जो है ये है याना सा, यानी YANASA। और इसी तरीके से दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा है ये लिखा है आई एम हंग्री। ठीक है, इसका जो कोड है SANAKE। अब यहाँ पर देखिए हमें पहले में गुड दिख रहा है, लेकिन दूसरे में गुड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें आई एम की कोडिंग पता चल जाए तो गुड की कोडिंग पता चल जाएगी अपने आप। तो देखिए आई एम हमारा दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, अब इनके जो दोनों कोड होंगे वो भी कॉमन ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा है, सा और ना। ठीक है, सा ना, ये दोनों कॉमन है, सा और ना। अब इसका मतलब इधर हमारा कौन सा गुड बच गया, और यहाँ पर जो कोड बचा वो कौन सा बचा, YA। ठीक है, तो इसका मतलब केवल पहला जो है उत्तर देने के लिए हमारा पर्याप्त है। अब यहीं पर हमें रुकना नहीं है, अभी हमें दूसरा भी स्टेटमेंट चेक करना है कि उससे आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब देखिए इसमें भी हमें गुड का ही ढूंढना है। तो अगर हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर दोनों में हमें गुड कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों में गुड कॉमन मिल गया, इसका मतलब दोनों में गुड का जो कोड होगा वो भी कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए कॉमन यहाँ पर कोड कौन सा है, कॉमन है या। ठीक है, यानी गुड का कोड क्या हो गया, या हो गया। इसके अलावा देखिए और कोई भी वर्ड यहाँ पर कॉमन हमारे नहीं है। इसका मतलब केवल दूसरे से भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा सही होगा वो होगा या तो पहला या दूसरा। मतलब या तो केवल पहले से हम आंसर निकाल सकते हैं या केवल दूसरे से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये हमारा है कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, वो भी नंबर कोडिंग का हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन होता है इसमें लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज करके एक नंबर ये बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटर है टारगेट, तो इसके सारे लेटर की हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो ये हो जाएगी 20 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 20। ठीक है, अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 एक 21, 21 और 8 हो जाएगा हमारा 29, और 29 और 10 हो जाएगा हमारा 39, 39 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, 46 और 5 हो जाएगा हमारा 51, 51 और 20 हो जाएगा 71। ठीक है, अब 71 है लेकिन लिखा इसको क्या गया है, 17। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 71 को अगर हम पलट दें तो ये हमारा 17 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब देखते हैं आगे ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है या नहीं। तो सिल्क में देखते हैं 19। ठीक है, आई का 9, एल का 12 और के का 11। ठीक है, अब सबको इनको जोड़ते हैं, 19 और 9 हो जाएगा 28, 28 और 11, 28 और 12 हो जाएगा हमारा 40, 40 और 11 हो जाएगा 51। ठीक है, लेकिन इसको लिखा क्या गया है, पलट के 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 ही लिखा गया है। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा सही है। तो फर्स्ट की कोडिंग हमें बतानी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 18। आप चाहो तो मन में ही काउंट कर सकते हो, 6 18 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो 18 से 24 हो जाएगा, 24 और 5 हो जाएगा 29, 10 39, 39 और 9 हो जाएगा हमारा 48, 10 58 और 20 हो जाएगा 78। ठीक है, यानी 78 हो जाएगा, तो इसको हम पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 87, यानी कि 87। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 87। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। और अगर आप दोस्तों इसकी PDF क्लास नोट्स की हमारे डाउनलोड करना चाहते हो, वो भी विद सॉल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें विषम बताना है कि इन चारों में से कौन सा विषम है, अलग है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए फर्नीचर, यहाँ पर वास्तुकार है, डिजाइन वास्तुकार डिजाइन, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर तो देखते हैं, तो फर्नीचर किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। जूते किसके बनते हैं, चमड़े के बनते हैं। कपड़े किसके बनते हैं, फाइबर के बनते हैं। लेकिन पहले वाले में ऐसा नहीं है भाई, वास्तुकार से डिजाइन नहीं बनता, ठीक है। वास्तुकार से डिजाइन नहीं बनता, यही हमारा अलग हो जाएगा। जबकि और सब में क्या है, पहली चीज दूसरी वाली चीज से मिलकर बनती है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो गया पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी देखिए एक हमारा नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, या क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है हमारा अलग है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखिए इधर 14 लिखा है, यहाँ 210। अब 14 से 210 कैसे बनाएंगे, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना है तो या तो कुछ मल्टीप्लाई होगा या फिर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 210 देखें तो 14 के क्या स्क्वायर के आसपास का नया नंबर है, बिल्कुल। 14 का स्क्वायर देखिए क्या होता है हमारा, 196 होता है, ठीक है, 196। और 196 अगर हम 14 जोड़ दें तो हमारा 210 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दिया गया है। इसी प्रकार देखिए 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। और 324 में हम 18 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 342, ठीक है। इसका मतलब दूसरे में भी लॉजिक फॉलो कर रहा है। 17 का स्क्वायर होता है 289, और इसमें अगर हम 17 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 306, ठीक है। जबकि देखिए यहाँ पर लिखा है 307, तो यही हमारा जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। तो ये एक कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला वर्ड है इसमें है DOSIER, ठीक है, और इसको कोड किया गया है DEIORS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटर हमारे पहले वर्ड में है वही लेटर हमारे दूसरे वर्ड में भी है। इसका मतलब दोस्तों ये जो है हमारा कौन सा पैटर्न है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, जिसमें लेटर की पोजीशन बदली जाती है, ठीक है। अब आखिर ये पोजीशन बदली कैसे जा रही है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर जरा देखिए इनकी प्लेस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कैसे ये बदली गई है। देखिए लिखा है DOSIER, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया दूसरा DEIORS, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो 4, 5, 9, 15, 18 और 19, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इनको तो ये जो वर्णमाला का क्रम लगाया गया है इसको बढ़ते क्रम में लगा दिया गया है, वर्णमाला के क्रम में, ठीक है। और इस दूसरे वाले में भी ये लॉजिक चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सी की प्लेस वैल्यू 3, जी की 7, आई की 9, एल की 12, ओ की 15। तो ये भी यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में ही लगाया गया है। इसका मतलब सारे लेटर को हम बढ़ते क्रम में लगा देंगे। तो यहाँ पर हम सीधे इसके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 3, 15, 18, 20, 5 और ये 24, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है 3 आएगा, 3 नंबर वाला लेटर यानी कि सी, ठीक है। तो सी देखिए हमारा किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, यानी तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट वाला अगर चेक कर लें, क्योंकि लास्ट में तीसरे में एक्स है, चौथे में टी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले एक्स मतलब 24 आएगा या टी 20 आएगा, तो सबसे लास्ट में आएगा 24 यानी कि एक्स, ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पांचवा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है 8 घर हैं PQRSTUV और W, ठीक है। ये दो पंक्तियों में है, मतलब डबल रो का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में 4 घर हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। ये जानकारी हमें दी गई। अब यहाँ से हमें जो है अरेंजमेंट बनानी है पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले कह रहा है R U के सम्मुख है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है R को U के सम्मुख बैठाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि R का मुख उत्तर की तरफ होगा या दक्षिण की तरफ, तो हम जो है यहाँ पर बैठा देते हैं R को, और इसके सम्मुख यानी इसके ठीक पहले कौन हो जाएगा, सामने U हो जाएगा, ठीक है। R U के सम्मुख हो गया। अब देखिए हम यहाँ से उस स्टेटमेंट पे जाएंगे जिसमें R या U से मिलती जुलती कोई जानकारी हो। तो जरा देखिए यहाँ पर जो 4 नंबर है इसमें लिखा गया है WS और R के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब ये जो R है इसके बाईं तरफ तुरंत हम W को बैठा देते हैं, ठीक है।
W हो गया और इसके तुरंत फिर बाईं तरफ कौन बन जाएगा, S, यानी W S और R के बीच में बैठ गया। अब यहाँ से देखिए दूसरी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कोई जरूरी नहीं W R के बाईं तरफ ही हो, W R के दाईं तरफ भी हो सकता है। तो इसकी हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी जल्दी से यहाँ पर बना लेते हैं। ये बन गया कौन सा U, ये किसके सामने था, R के सामने था, ठीक है। और इसके दाईं तरफ हमने बना दिया W को, और उसके तुरंत पड़ोस में कौन हो गया, R, ठीक है। तो W R और S के बीच में यहाँ भी बैठ गया। अब यहाँ से देखिए हम किस स्टेटमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ से आप अगर तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो कह रहा है T W के सम्मुख है परंतु P के सामने पंक्ति में नहीं है। देखिए T कहाँ है, W के सम्मुख, तो T W के सम्मुख, इस वाले पहले वाले में T यहाँ पर बैठ जाएगा और दूसरे वाले में T यहाँ पर W के सामने बैठ जाएगा। और कह रहा है परंतु P के समान पंक्ति में नहीं है, किसके, और देखिए किसके लिए है, परंतु किसके लिए है, परंतु आया है T के लिए, मतलब T जो है P के समान पंक्ति में नहीं है। तो P कहाँ होगा, P होगा, देखिए P के बारे में P होगा हमारा उत्तर की तरफ, क्योंकि T कहाँ है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो P हमारा होगा उत्तर की तरफ देख रहा होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है V और P विकर्णतः विपरीत हैं। अब देखिए विकर्णता विपरीत क्या हो रहा होता है कि एक अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड में बैठा है उत्तर की तरफ, तो दूसरा जो होगा इसके विकर्णता विपरीत बैठेगा यहाँ पर इस तरीके से, मतलब दक्षिण की तरफ बैठेगा और उसके ठीक विपरीत विकर्णता बैठेगा, डायगोनल जिसको बोलते हैं। तो V और P विकर्णता विपरीत हैं और V दक्षिण के सम्मुख है। देखिए V दक्षिण के सम्मुख है यानी V कहाँ बैठेगा, V बैठेगा ऊपर, ठीक है, ऊपर बैठेगा, तभी तो दक्षिण की तरफ देख रहा है। अब इसमें से हम कहां पर देखिए V को बैठा सकते हैं, क्योंकि और V और P विकर्णता विपरीत भी होने चाहिए। तो देखिए अगर हम V को यहां बैठाएंगे इस S के सामने, S के सामने अगर हम V को बैठाते हैं पहले वाले में, तो P कहां हो जाएगा, P हो जाएगा नीचे लास्ट वाले में यहाँ पर। तो V और P क्या हो गया, विकर्णता विपरीत हो गया। अच्छा, चार व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं तो चार इनके सामने भी बैठेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी तीन व्यक्ति हैं। अब देखिए V को हम कहाँ पर बैठा सकते हैं, क्या V को हम यहाँ पर, देखिए पहले इधर लेफ्ट साइड में U के बैठा सकते हैं, V को हाँ सॉरी, देखिए V को क्या हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, तो अगर हम V को यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके विकर्णता विपरीत कौन होना चाहिए, P, जबकि यहाँ पर कौन आ रहा है, R। इसका मतलब V यहाँ नहीं बैठ सकता, तो V कहाँ बैठेगा, फिर V बैठेगा यहाँ पर, और इसके विकर्णता विपरीत यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, P बैठ जाएगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति देखिए यहाँ से बचा है, वो इस वाली पंक्ति में कहाँ बैठेगा, जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमने बनाई है, तो वो बैठेगा यहाँ पर इसके ठीक सामने, और वो व्यक्ति कौन सा है, Q, ठीक है। इसमें क्यों यहाँ बैठ जाएगा, दूसरे वाले में यहाँ पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारी सही बनी है, कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर कैंसिल नहीं हुई है। अब कह रहा है क्यू के सम्मुख कौन सा घर है, तो देखिए क्यू के सम्मुख कौन सा है, P, क्यू के सम्मुख है P, ये हमारा पहले वाले में भी आ रहा है और दूसरे वाले में भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी सही मानी गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्यू के अपोजिट क्या है, P, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी जो है बन गई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए एक हमें स्टेटमेंट दिया गया है और हमें यहाँ पर जो आपकी कथन एवं कार्यवाही वाला टॉपिक होता है वही यहाँ पर है ये, ठीक है। कहा गया है आप एक कारखाने के मालिक हैं, एक दिन फैक्ट्री में शोर होता है और आपको बताया जाता है कि दो मजदूरों पर लोहे की छड़ गिरी है, ठीक है। वे बुरी तरह से घायल हैं और खून बह रहा है, प्रत्येक कोई दहशत में है और आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आप निर्णय लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है यहाँ सबसे जो उपयुक्त निर्णय होगा वही माना जाएगा। पहला कह रहा है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना चाहिए, देखिए ये हो सकता है लेकिन आगे हम देखते हैं। दूसरा कह रहा है मजदूरों से कहना चाहिए कि वे अपने काम स्वयं करें, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, काम स्वयं करें इसका क्या मतलब है, उनके चोट लगी है अब ये बता रहे हैं कि काम स्वयं करें। दूसरा कह रहा है संघ के नेता को बुलाना चाहिए और उनसे मामले पर चर्चा करनी चाहिए, भैया दूसरे को चोट लगी है आप संघ के नेता को बुलाओगे चर्चा करोगे, ये क्या फायदा है, इससे क्या मतलब है। चौथा कह रहा है घायल मजदूरों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, जो घायल हुए हैं उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा जो है प्रदान करिए और बाकी जो बातें होंगी वो आपकी बाद में हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही कार्यवाही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ भी एक कथन है और उसकी दो संकल्पनाएं दी हैं, यानी जिनको हम तर्क बोलते हैं, ठीक है। कहा गया है एक नोटिस पर यह लिखा है
कृपया बिना मेरे अनुमति के इस किताब की फोटोकॉपी ना करें। ठीक है, तो ये एक किताब कोई है जिसकी फोटोकॉपी करने के लिए मना किया गया है कि आप बिना अनुमति के फोटोकॉपी नहीं करा सकते। तो पहला संकल्पना कहती है किताब की फोटोकॉपी संभव है। भाई संभव है किताब की फोटोकॉपी, तभी तो कहा गया है बिना अनुमति के फोटोकॉपी ना कराएं। तो पहली संकल्पना जो है क्या है, निहित है। अच्छा, दूसरा कह रहा है इस चेतावनी का मतलब है कि अवहेलना करने को दंडित किया जाएगा। अब देखिए ऊपर कहीं कथन में क्या दंडित करने की बात कही गई है? नहीं कही गई है। तो यहाँ पर दूसरी संकल्पना जो है वो निहित नहीं है। इसका मतलब सिर्फ पहली संकल्पना जो है वो निहित है यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये हमारा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। कहा गया है ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है तो सबसे पहले ए को बी का भाई बनाते हैं। ये ए हो गया और ये किसका भाई है, बी का। अच्छा, ए भाई है इसका मतलब ये पुरुष होगा। ठीक है, फिर कहा गया और सी और डी का पुत्र है। और सी और डी का पुत्र है यानी जो ए है वो किसका पुत्र है, सी और डी का। तो सी और डी ऊपर हो जाएंगे। अब ये दोनों का पुत्र है यानी दोनों पति पत्नी होंगे, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी ये अभी हमें नहीं पता। तो आगे अब हम चलते हैं। आगे कहा गया है ई बी का पति है। ठीक है, ई किसका पति है, बी का। अब ई बी का पति है यानी बी महिला होगी। ठीक है, और इसका पति कौन है, ई, यानी ई क्या होगा, पुरुष होगा। तो ये हो गया ई पुरुष। ई बी का पति है और एफ का पिता है। देखिए यहाँ पर ये जो और आया है ये किसके लिए आया है, पहले वाले के लिए यानी कि ई के लिए। जो ई है ये किसका पिता है, एफ का पिता है, यानी एफ बी और ई की क्या होगी, संतान होगी। ठीक है, अब आगे कह रहा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए काफी लोग तो यहाँ पर ये कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर यहाँ पर किसके बारे में बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके साथ से लगा होता है उसके बारे में हमें नहीं बताना होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर किसके बारे में बताना है, सी के बारे में। तो कह रहा है सी ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर सी का तो जेंडर क्लियर नहीं है। अब जब इसका जेंडर क्लियर हो पाएगा तभी हम बता सकते हैं सी जो है ए का कौन है। तो पहला कह रहा है बी सी और डी की एकमात्र पुत्री है। देखिए बी जो है सी और डी की एकमात्र पुत्री है। यहां से बी का जेंडर पता चल रहा है, सी का जेंडर नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये कथन पर्याप्त नहीं है। दूसरा कह रहा है डी एफ का मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, नाना। ठीक है, यानी माँ के पिताजी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डी ग्रैंडफादर है मैटरनल, इसका मतलब डी क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, डी पुरुष होगा तो पक्का हो गया कि सी क्या है, महिला। अब सी महिला हो गई तो इसका मतलब सी कौन हो गई, ए की माँ हो गई। इसका मतलब यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो उत्तर देने के लिए हमारा पर्याप्त है ये जानकारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो है एक वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है एक छात्रों के समूह में 28 सेब खाते हैं, 30 केला खाते हैं, 22 अमरूद खाते हैं। समूह में कोई और छात्र कुछ नहीं खाता। 7 छात्र सेब तथा केला, 9 छात्र केला तथा अमरूद और 8 छात्र अमरूद तथा सेब खाते हैं। ठीक है, और 3 छात्र ऐसे हैं जो तीनों फल खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको 3 या 2 का डायग्राम जो भी बनाना हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हों, तो वहां पर सबसे पहले जो दोनों या तीनों वाली वैल्यू होती है उसको हम सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमने मान लीजिए बना लिया, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। हाँ देखिए ये मैंने हम मान लिया हमने बना लिया सेब को, ये हमने बना लिया अमरूद, सॉरी केला, और ये दूसरा जो हमने बना लिया ये बना लिया हमने अमरूद का। तो ये हो गया कौन, सेब हो गया, ये हो गया केला, अब ये हो गया अमरूद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीनों का डाटा दिया गया है उसको सबसे पहले रखेंगे। तो देखिए यहाँ कहा गया 3 छात्र ऐसे हैं जो तीनों फल खाते हैं। अब 3 का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है, ये वाला तीनों का कॉमन पार्ट है। इसका मतलब ये जो 3 है ये हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 हो गया। अब देखिए इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, इसके बाद हम अब तीनों वाला डाटा फिल हो गया, अब हम 2-2 वाला डाटा फिल करेंगे। तो कह रहा था 2 वाले में पहले कह रहा था 7 जो है 7 छात्र सेब तथा केला खाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेब और केले का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पर ये वाला है पूरा,
यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब देखिए ये वैल्यू कितनी है 7 और यहाँ पर 3 पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब ये जो बची वैल्यू ऊपर ये बची कितनी 4, तो मिलकर हो गई पूरी 7। इसके बाद कहा गया है 9 छात्र केला तथा अमरूद खाते हैं। अब केले और अमरूद का कॉमन पार्ट देखिए कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर 9 छात्र हैं, इसका मतलब 3 देखिए यहाँ इस वाले में पहले से है, तो बचा कितना 6, तो ये वैल्यू हो गई 6। इसके बाद कहा गया है 8 छात्र अमरूद तथा सेब खाते हैं। अब अमरूद तथा सेब का कॉमन पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला है कॉमन पार्ट अमरूद तथा सेब का। तो कितने व्यक्ति, 8 छात्र जो है अमरूद तथा सेब खाते हैं। इसका 3 यहाँ पर पहले से है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंगल वैल्यू जो है वो फिल करते हैं कि कितने केवल सेब खाएंगे, केवल केला और केवल अमरूद। तो देखिए सेब खाने वालों की संख्या कितनी थी यहाँ पर 28, ये थी 28। केले खाने वाले की संख्या कितनी थी 30, अमरूद खाने वालों की संख्या कितनी थी 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर सेब का ये पूरा गोला देखें तो पूरा गोला ये कितने का हो जाएगा, इसके अंदर पहले से 5 3 4 मौजूद है, यानी 5 4 9 3 12 पहले से मौजूद है। इसका मतलब जो बाहर वैल्यू बची वो कितनी बची 16। ठीक है भाई, 12 और 16 मिलकर क्या बन जाएंगे 28। अब दूसरे में केले में देखते हैं तो केले का पूरा जो गोला है इसके अंदर वैल्यू पहले से कितनी है 6 3 9 और 9 4 13, 13 पहले से, इसका मतलब ये वैल्यू बची कितनी 17, यानी इसमें से हम 13 माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम कितना 5 4 9 3 12 इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब केवल अमरूद वाले देखते हैं तो ये देखिए इसमें अमरूद का जो गोला है इसमें कितने हैं पहले से 6 3 9 5 14, यानी 14 पहले से हैं, तो 22 में से हम 14 माइनस कर देंगे, यानी ये वैल्यू बचेगी 8। तो अब यहाँ से देखते हैं हम पूछा क्या गया है, तो यहाँ से पूछा गया है ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जो केवल कोई एक फल खाते हैं। तो कोई एक फल खाने वाले देखिए कौन से होंगे, ये 16 17 और 8, इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 + 17 + 8, यानी 17 8 25, 25 और 16 हो जाएगा 41, यानी 41। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 41, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्लास दोस्तों पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम यहाँ पर पहला पहला लेटर सभी का कंपेयर कर लेंगे। तो इनकी प्लेस वैल्यू ही सबसे पहले हम लिखते हैं, ये है 12, एम की हो जाएगी 13, ओ की 15, आर की 18। तो यहाँ से देखते हैं 12 से अगर 13 बनाएंगे तो +1 करना पड़ेगा, 13 से 15 +2 करना पड़ेगा, 15 से 18 +3 करना पड़ेगा। तो पहले +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, इसका मतलब अब क्या होगा +4 होगा। ठीक है, तो 18 4 22, यानी वी जो है हमारा पहला लेटर आएगा। अब वी यहाँ पर देखिए दूसरे में नहीं है और तीसरे में नहीं है, यानी या तो ऑप्शन पहला बनेगा या चौथा बनेगा। अब देखिए यहाँ से आप दूसरा लेटर कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि पहले में दूसरा डी है, दूसरे में सी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है 19 20 22 और 25। ठीक है, तो 19 से 20 बनाएंगे +1, 20 से 22 बनाएंगे +2 और 22 से 25 बनाएंगे +3। तो इसका मतलब आगे क्या होगा +4। ठीक है, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। अब 29वां लेटर कौन सा होता है, देखिए 26 से कितना ज्यादा 3, यानी 29वां लेटर हो जाएगा सी। तो दूसरा लेटर आएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट है, पहला गलत हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, अब ये हमारा एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। और ध्यान रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन मिले जिसमें लास्ट में ये लिखा हो अब वह किस दिशा के सम्मुख है, या अब वह किस दिशा में जा रहा है, या किस दिशा में उसका मुख है, अब तो यहाँ से हमें फिगर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले कहा गया 180 डिग्री व दक्षिणावर्त मुड़ता है। ठीक है, सबसे पहले उसने उत्तर के सम्मुख जो है खड़ी थी वो, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, और फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, और अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दक्षिणावर्त वामावर्त का मतलब पता होना चाहिए। तो दक्षिणावर्त होता है दाएं और वामावर्त को हम बोलते हैं बाएं, यानी कि दाएं क्लॉकवाइज और बाएं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जो दक्षिणावर्त है उनको आपस में हमें जोड़ लेना है, वामावर्त को आपस में जोड़ लेना है और फिर उनको माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो दक्षिणावर्त हैं 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 270 डिग्री।
ठीक है, ये क्या हो गया दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिणावर्त बोलें या फिर क्लॉकवाइज। अब यहाँ वामावर्त देखिए कितने हैं 90, 90 और 45 हो जाएगा 135, 135 और 90 ये कितना हो जाएगा 135 और 90 हो जाएगा 225। ठीक है, 100, हाँ देखिए 90 90 180 और 45 225, यानी इससे हम 225 जो है वामावर्त वो घटा देंगे। ठीक है, अब इसे इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 डिग्री वामावर्त बचा है या दक्षिणावर्त, तो देखिए यहाँ पर दक्षिणावर्त बड़ा है ना, तो ये बचा है दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना है, उत्तर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। देखिए ये हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, तो ये है उत्तर डायरेक्शन यानी नॉर्थ। अब यहाँ से हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप देखिए ये भी दिशाएं होती हैं, बीच की दिशा ये कौन सी है, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। तो यहाँ से जब हम उत्तर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर देखिए हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उत्तर पूर्व में। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें फिगर बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक सिलॉग का। यहाँ पर पहले कहा गया सभी पपीते फल हैं, तो इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले सभी पपीते क्या हैं, फल हैं। पपीते अंदर किसके आ जाएंगे, फल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कहा गया कुछ फल सब्जियां हैं। ठीक है, तो कुछ फल जो हैं किसके अंदर, कुछ फल ये सब्जियां हो गई, और सब्जियां शाकाहारी हैं, यानी जो सभी सब्जियां हैं ये क्या हो जाएंगी, शाकाहारी। ठीक है, चलिए ये लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। अब पहला कह रहा है कुछ सब्जियां पपीता हैं। देखिए कुछ सब्जियां कह रहा है पपीता है, तो यहाँ पर सब्जियां और पपीते के बीच हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता। इसका मतलब पहला निष्कर्ष जो है वो गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ शाकाहारी फल हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो शाकाहारी ये जो है ये कॉमन पार्ट, ये शाकाहारी क्या है, फल आ रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ शाकाहारी फल हैं, ये सही है हमारा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो निष्कर्ष है वो सही है। फिर तीसरा कह रहा है कुछ शाकाहारी पपीते हैं। अब देखिए फिर से शाकाहारी और पपीते के बीच में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो इसके बीच कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अगला कह रहा है कुछ फल पपीते हैं। अब देखिए कुछ फल पपीते हैं, जब जब यहाँ पर देखिए जो इतने ये जो पपीते हैं, तो इतने फल क्या हो जाएंगे, पपीते हो जाएंगे। तो इसका मतलब चौथा भी निष्कर्ष यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हमने इसे 150 से लगा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर क्लास देखना चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा एक जो है सीरीज दी गई है हमें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसके हम 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, 3 2 5 यहाँ तक जेड तक हो जाएगा, 3 2 5 स्टार तक हो जाएगा, 3 2 5 बी तक हो जाएगा, फिर 3 2 5 9 तक हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 2 5 3 तक हो जाएगा, 3 2 5 यहाँ तक ई तक हो जाएगा। इससे में क्या होता है, इससे काउंट करने में आसानी होती है। अब क्वेश्चन देखिए पहला हमसे कह रहा है कौन सा तत्व बाएं छोर से 20वें के बाएं 12वां है, यानी दोनों पोजीशन कैसी हैं, समान समान आने पे क्या होता है माइनस, तो 20 माइनस हो जाएगा 12, और 12 कितना हो जाएगा 8। अब ये 8 कहाँ से आया है, बाएं छोर से आया है, यानी बाएं से हमें 8 काउंट करना है। तो देखिए 5 यहाँ तक हो गए पहले ग्रुप में, फिर उसके बाद 6 7 और 8, यानी हम टी पर पहुंच जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया तीसरा पहला क्वेश्चन इसका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि सभी व्यंजनों को ठीक बाद वाले अक्षर तथा सभी स्वरों को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो ये एक कंडीशन हमें दी गई है। ठीक है, तो कहा गया है कौन सा तत्व दाएं से 7वें के बाएं 8वां होगा। अब देखिए दोनों पोजीशन अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगी, तो 7 + 8 हो जाएगा 15। ठीक है, यानी ये 15 कहाँ से है, दाएं छोर से, क्योंकि दाएं पहला लिखा है। अब दाएं से 15 काउंट करेंगे तो देखिए ये 6 पहला हो गया, पहला 5 और 1 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, फिर 12 13 14 15, यानी यू पर हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए यू क्या है, हमारा एक स्वर है, और स्वर को क्या करना है, उससे ठीक पहले वाले अक्षर से कोड कर देना है, यानी यू से ठीक पहले क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा टी। ठीक है, तो कभी भी इसका आंसर यू मत लगा दीजिएगा, आप कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, क्या कंडीशन आपको दी गई है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा एक ब्लड रिलेशन का कोडेड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं डी एंड क्यू का मतलब क्या है। देखिए एंड का मतलब है ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी इसको हम पढ़ेंगे डी क्यू का पति है। तो इसकी हम जो है वो बनाते हैं फैमिली ट्री। तो डी पति है किसका,
क्यू का, ठीक है। यानी डी हो जाएगा पुरुष और क्यू हो जाएगी महिला। उसके बाद कहा गया क्यू एट द रेट जे। एट द रेट का मतलब यहाँ पर है ए बी की पुत्री है, यानी क्यू क्या हो जाएगी, जे की पुत्री। तो जे ऊपर आ जाएगा, क्यू जे की पुत्री हो गई। आगे लिखा है जे परसेंट आर। अब परसेंट का मतलब देखिए यहाँ है ए बी की पत्नी है, यानी जे आर की पत्नी है। अब जे पत्नी है इसका मतलब ये महिला होगी, और किसकी पत्नी है, आर की, यानी आर यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, ठीक है। आगे कहा गया आर हैज टी। अब हैज का मतलब है ए बी का भाई है, यानी इसको हम पढ़ेंगे आर टी का भाई है। तो आर को हमें टी का भाई बनाना है। तो अब आगे है टी एट द रेट वी। एट द रेट का मतलब ए बी की पुत्री है, यानी टी वी की पुत्री है। देखिए टी पुत्री है किसकी, वी की, यानी वी ऊपर हो जाएगा ऐसे। अब यहां से कहा गया है वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां भी देखिए से किसके साथ आया है, क्यू के साथ, यानी क्यू के बारे में हमें नहीं बताना, किसके बारे में बताना है, वी के बारे में। अब यहां पर देखिए वी का हमें जेंडर नहीं पता, तो क्यू जो है वी जो है क्यू की कौन है, क्यू के पिता, यानी क्यू के पिता आर हैं, और आर के ये जो वी है ये माता होंगे या पिता होंगे। अब माता होंगी अगर तो वो हो जाएंगे ग्रैंड मदर, और पिता होंगे तो वो हो जाएंगे ग्रैंड फादर, और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है, कि ग्रैंड फादर होंगी या ग्रैंड मदर होंगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये एक हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है। हमें डेट दी गई है 31 दिसंबर 2004। 31 दिसंबर 2004 को दिया गया है शनिवार, यानी कि सैटरडे, और हमसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2008 का दिन। 31 दिसंबर 2008 का दिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा डेट और मंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब हम सिर्फ वर्ष का यहाँ पर जो है वर्ष में विषम दिन निकाल लेंगे। तो विषम दिन वर्ष में कैसे निकालते हैं, दोनों वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष और ऐड कर देंगे जितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2004 और 2008 दोनों ही लीप वर्ष हैं। अब बात आती है यहाँ हम काउंट किसको करेंगे, 4 को या 8 को। देखिए 31 दिसंबर 2004 से हम चलेंगे तो लीप हम उसी को मानते हैं जिसकी हम 29 फरवरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम 31 दिसंबर से चलेंगे तो यहाँ पर इसकी 2004 की फरवरी जो है पहले ही निकल चुकी है, यानी इसको हम लीप काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम 31 दिसंबर 2008 तक जाएंगे तो इसकी हम फरवरी क्रॉस करके ही जाएंगे 29, यानी कि 8 यहाँ पर लीवर्स काउंट होगा, तो एक लीवर्स हो जाएगा, यानी टोटल विषम दिन आ जाएंगे 5। अब देखिए हमें 4 का दिन पता है, 8 का निकालना है, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, तो इसी में हम कर देंगे +5, या फिर आप कर सकते हैं -2। तो सैटरडे में -2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा थर्सडे, यानी कि गुरुवार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गुरुवार, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पर एक हमें सीरीज दी गई है, और इस सीरीज में देखिए पहले है 0 1 1 2 4। अब 0 से 1 बना है तो 0 से 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे यहाँ पर तो कुछ नहीं भी प्लस नहीं हुआ, यानी 0, ठीक है। आगे इसके फिर +1 हुआ है, फिर इसके बाद +2 हुआ है, अब यहाँ पर +3 हुआ है, और आगे +6 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आगे जो है इसका कोई ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आखिर लॉजिक है क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 3 अक्षरों को जोड़कर चौथा अक्षर बनाया गया है। अब 0 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ये लिखा है, ठीक है। अब 2 के आगे का नंबर कैसे आएगा, 2 1 1 को जोड़ देंगे, यानी तीनों नंबर जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4 बन जाएगा, ठीक है। ये अब 4 के आगे का नंबर, तो 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7 बन जाएगा, ठीक है। यानी पीछे के 3 नंबर को जोड़कर नंबर बनाया जा रहा है। तो यहाँ जो आगे नंबर आएगा ये तीनों नंबर 149 81 और 44 को जोड़कर आएगा। तो यहाँ पर 9 1 10 4 14 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग जो है से पूरा जोड़ के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ही इकाई का अंक बचेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इसमें है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हमें डिक्शनरी क्रम में लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले दूसरे और तीसरे को देखें तो यहाँ पर 2 से शुरुआत हुई है, और तीसरा ऑप्शन जो है 4 से शुरू हुआ है। जबकि अगर लास्ट में देखें तो 2 ऑप्शन में लास्ट में 3 है, और 2 ऑप्शन में लास्ट में 5 है। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम लास्ट से अगर चेक करें तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। अब लास्ट से देखिए, पहले से जब शुरुआत से चेक करते हैं तो हम देखते हैं पहले कौन आएगा, लेकिन जब हम लास्ट से चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि बाद में कौन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 3 और 5 हैं, तो 3 और 5 में हमें जो बाद में आएगा वो पहले रहेगा, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पर तो सबसे बाद वाला लास्ट में रहेगा।
तो देखिए 3 5 में कॉमन क्या क्या है, PRECO, PRECO। अब इसमें जो है इसके बाद N है यानी 14 और इसमें G है यानी कि 7। तो अब देखिए 7 पहले बाद में आएगा या 14 बाद में आएगा, तो पहले आएगा 14 बाद में, यानी 3 नंबर होगा तो 5 नंबर वाला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट से दूसरा वाला पहले में 1 है और दूसरे में 5, तो अब 1 और 5 में देखते हैं बाद में कौन आएगा। देखिए 1 में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, PRECO, यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। अब इसमें आगे आ गया है 3 और इसमें है 7। ठीक है 7। तो अब देखिए यहाँ पर 3 पहले 3 बाद में आएगा या 5 बाद में आएगा, तो 7 नंबर बाद में आएगा यानी 5 आएगा फिर। ठीक है, तो अब देखिए 3 के पहले क्या आएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी हट गया यहाँ पर, तो 2 ही यहाँ पर जो है वो राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का बचा है। यहाँ पर 29 से 12 में क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करना है, हमें यहाँ पर 34 बनाना है किसी तरीके से। इसी तरह 57 और 38 में भी वही चीज हमें करनी है और इससे बनेगा क्या, 38। ठीक है, तो हमें 67 और 49 में बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो जो लॉजिक हमारा ऊपर काम कर रहा होगा वही यहाँ पर भी काम करेगा। तो दोस्तों ये आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।